પ્રજાસેવક ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હું સૈયદ મુર્તુજા આજના સમાચારમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. ગુજરાતના વડનગરમાં દહેજ પ્રથાનો કિસ્સો સામે આવ્યો. શાદી.comમાં પસંદગી બાદ દિલ્હીની યુવતીએ વડનગરના યુવાન સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ લગ્નના એક જ વર્ષમાં યુવતીને માર મારી ઘરેથી કાઢી મૂકતા યુવતીએ યુવક વિરુદ્ધ વડનગર પોલીસમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. રિપોર્ટર વહાબ શેખનો અહેવાલ. सैयद मुर्तुजा, नमस्कार। मेरे फादर का नाम जय नारायण शाह है और मेरे पति का नाम किशन पटेल है, जो वडनगर के रहने वाले हैं। मैं आज से 1 साल पहले दिल्ली में अच्छी खासी खुश अपने रह रही थी, काम काज कर रही थी, कमा रही थी। महीने का 20-25 हज़ार रुपये मैं कमा लेती थी। मेरी एक छोटी सी बेटी है जो अभी 7 साल की है। ये लोग मेरी शादी.com पे अपनी प्रोफाइल बनाई हुई थी पिछले 2 साल से, 2018 से पहले से ही मेरी शादी.com पे प्रोफाइल बनी हुई थी। तो वहाँ पे जब मुझे 6 महीने तक कोई अच्छा लड़का नहीं मिला तो मैं उस प्रोफाइल पर कभी देखती ही नहीं थी। एक दिन गलती से मैंने वो प्रोफाइल ओपन किया तो मेरे जो हस्बैंड है किशन पटेल, उनका मेरे पास में इंटरेस्ट आया हुआ था। मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया। उसके बाद उनकी प्रोफाइल पढ़ी जहाँ पे उनका नाम था, उनका गांव था वडनगर, उनका काम लिखा हुआ था कि वो एक चार्टेड अकाउंटेंट है, उनकी सालाना इनकम 12 से 15 लाख रुपए है, ऐसा उन्होंने लिखा था। जब मुझे प्रोफाइल अच्छी लगी, मैंने एक्सेप्ट किया। उसके बाद में मेरी ऑनलाइन थोड़ी बहुत उनसे बात होती रही, थोड़ी उनसे जानकारी होती रही कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपको कैसी लड़की पसंद है। इस तरह से हम लोगों ने पहले एक दूसरे का परिचय लिया। उसके बाद में जब मैंने बोला कि अपने परिवार वालों को इन्वॉल्व करो शादी, अगर आप करना चाहते हो तो, और नहीं करना चाहते हो तो मुझसे बात आगे मत करना। उसने क्या किया, मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं तुझसे ही शादी करना चाहता हूँ, अगर तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं अभी छत पे से कूद जाऊँगा, ऐसा करके उसने मुझे धमकी दी। मैंने कहा आप रुक जाओ, आप कल अपने मम्मी पापा से बात करो, फिर मैं मेरे मम्मी पापा से बात करूँगी। फिर उसने अपने मम्मी पापा को दिखाई, कहा कि लड़की अच्छी है। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी एक बेटी है, तो बेटी से उनको कोई दिक्कत है, परेशानी है। मैंने उनसे खुलकर पूछा कि मेरी एक बेटी है जो शादी के बाद मेरे साथ में ही रहेगी। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर पे तो एक लक्ष्मी के साथ एक और आएगी। ऐसे उन्होंने इतनी मीठी मीठी बातें की। फिर उन्होंने मेरे पापा से बात करने के लिए जताया। मैंने 2-3 दिन रुक कर के मेरे पापा से बात कराई। मेरे पापा से बात कराई तो मेरे पापा ने कहा ठीक है बेटा, अभी तुम ज़्यादा बातचीत मत करना, हम लोग जब बिहार से दिल्ली आ रहे हैं तो उन लोगों को बुला लेना, हम बैठ के बात करेंगे। मेरे पापा जनवरी में 21-22 तारीख के डेट में दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद में वो लोग 28 तारीख को दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद में वहाँ पे हमने एक दूसरे को सामने से देखा। मेरे परिवार वालों ने, मेरे ससुराल वालों ने, सबने दिल्ली में एक दूसरे को सामने से देखा। और सरस्वती पूजा वाले दिन हमारा शगुन हुआ। जब सबको ठीक लगा कि हाँ अब सब ठीक है, उन लोगों ने बताया हमारा घर द्वार चल कर देखो। मेरे पापा ने कहा आप लोग तो इतना मीठा बोलते हो, आप लोग अच्छा बोलोगे, मेरी बेटी को अच्छा रखोगे, मेरे लिए वही काफ़ी है, धन दौलत का मैं क्या करूँगा। ये बात हुई। इतनी बात होने के बाद में 16 तारीख को हमारी शादी की डेट फिक्स हुई। वो लोग वहाँ से 1 तारीख की डेट में दिल्ली से गुजरात वापस आ गए। 16 तारीख को वो लोग वहाँ दिल्ली गए। दिल्ली जाकर के वहाँ पे हमारी सामाजिक रीति रिवाज से मेरे घर में ही शादी हुई। शादी में मेरे परिवार वाले आए थे, उनके परिवार से मेरी सास, मेरी ससुर और मेरी दोनों नंद आई थी। मेरी सास का नाम वीना बेन पटेल है, मेरे ससुर का नाम अश्विन भाई बाबूलाल पटेल है। मेरी बड़ी नंद का नाम विद्या अल्पेश पटेल है और मेरी छोटी नंद का नाम मीरा जय पटेल है। जो मेरी बड़ी नंद है वो उसकी शादी गांव में ही हो रखी है, वो पिठोरी दरवाजे के पास रहती है। और जो छोटी नंद है वो अहमदाबाद में रहती है। हम लोग शादी करके वहाँ से आए। 1 महीने तक सब ठीक ठाक चला। इस बीच में मेरे पापा ने शगुन वाले दिन उनको 1 लाख रुपए दहेज में दिया और शादी वाले दिन 1.5 लाख रुपए दहेज में दिया, कैश दिया। और मुझे इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पापा से दहेज की मांग हुई है या मेरे पापा ने दहेज दिया है। यहाँ पे 1 महीने तक बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा था। उसके
होलिका दहन वाले दिन से, जो होलिका दहन होती है, जो हम होलिका जलाते हैं, उस दिन से मेरे पति ने मारपीट चालू कर दी। मारपीट इस बात पे चालू की क्योंकि मेरी बेटी पढ़ाई में थोड़ी कमज़ोर है, क्योंकि शुरू से ही वो कभी, मैं हस्बैंड के साथ तो रही नहीं, मैं हमेशा कामकाज में लगी रही, स्कूल में डलवा दिया, ट्यूशन में डलवा दिया, पर मैं इतना उस पर ध्यान नहीं दे पाई। और वो थोड़ी दिमाग से कमज़ोर भी है, तो वो पढ़ाई में ज़्यादा पढ़ नहीं पाती। तो मेरे पति ने रोज़ उसको मारना पीटना चालू कर दिया कि तू पढ़ तू पढ़, और वो पढ़ाते नहीं थे, बस कहते थे मुझे याद करके सुना। और बच्चा को जब तक पढ़ाई ना मिले वो याद करके कैसे सुनाएगा, इस बात पे उसको मारा पीटा। जब इस बात पर मैंने आवाज़ उठाई तो मेरे पति ने मुझे मारा, मुझे पीटा। मेरे सास और ससुर नीचे हॉल में थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद में सर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। मैं 1 महीने के बाद में ही मैं प्रेग्नेंट हुई। मैं प्रेग्नेंट हुई तो ये लोग बच्चा नहीं चाहते थे। इन लोगों ने धोखे से पहले मुझे घर के बाहर किराए के घर में भेज दिया। किराए के घर में भेजने के बाद में इन लोगों ने, मेरे पेट में दर्द था, मेरे पेट में दर्द की दवा लाने को मैंने मेरे पति को कहा, तो उसने मुझे वॉशरूम वाली गोली ला के दे दी, एक पर्चे में बंद करके। मुझे कहा कि ये पेट दर्द की गोली है, तुम ये खा लो तो दर्द आराम हो जाएगा। जब मैंने वो गोली कंप्लीट की, गोली का कोर्स कंप्लीट किया, तो मेरा बेबी गिर गया। जब मैंने मेरे पति से पूछा कि आपने मुझे किस चीज़ की गोली दी, तो कहता है कि ये गोली मैंने तुझे वॉशरूम की दी है, और मुझे तेरे से कोई बच्चा नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ये गोली दी है। मैंने ये बात फिर मेरे पापा मम्मी को बताया, जब उसने मुझे दिल्ली धोखे से भेज दिया तब। उसके बाद में मैं वापस ही वहाँ से यहाँ पर आई। उसके बाद से मेरे साथ में मारपीट चालू है, पर हमेशा मैं बर्दाश्त करती रही। मैंने 3 बार कंप्लेन भी की है पुलिस स्टेशन में, पर इस डर से मैंने वापस ले लिया, क्योंकि जब कंप्लेन की तो कंप्लेन करने के बाद में जब मैं वापस घर जाऊंगी, तो घर जाने के बाद में उसने मुझे धमकी दी थी कि जब मैं जेल से बाहर निकलूँगा तो वो मुझे मारेगा पीटेगा। इस वजह से मैंने उसको छुड़वा दिया। पर इस बार क्या हुआ, 17 तारीख को मैं दिल्ली गई, मेरे भाई का लड़का हुआ। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, मेरे पापा ने मेरे सास और ससुर को भी बुलाया कि आप लोग आइए, मेरा पोता हुआ है। वो लोग नहीं गए, तो इन्होंने मेरे अकेले की टिकट करा दी 17 नवंबर को, और 17 नवंबर को मेरी टिकट करा दी। वापसी की मेरे हस्बैंड ने 12 दिसंबर की टिकट वापसी की कराई। तो मेरे पति उसके बीच में मुझे धमकियाँ देने लगे कि तू यहाँ पर मत आएगी तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं अकेले नहीं जाऊँगी, अगर मैं अकेले जाऊँगी तो मुझे बहुत मारेंगे पीटेंगे। फिर पापा ने मेरे 30 तारीख को मेरी मम्मी के साथ में टिकट कराई थी, लेकिन मेरी मम्मी नहीं आ सकी, क्योंकि मेरे जो भाई का बेटा है, पोता है मेरी मम्मी का, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। तो मम्मी को उसे छोड़कर आना अकेला सही नहीं लगा। तो मम्मी ने मुझे समझाया कि वहाँ पे जाके कुछ भी मत बोलना, चुपचाप से घर में चले जाना, वो कुछ भी करे उसको टोकना मत। मैं यहाँ पर आई, आने के बाद में ऑटो वाले को मैंने पैसे दिए। तकरीबन 6:45 बजे के आसपास मैं घर पहुँची 31 तारीख को। 31 दिसंबर को मैं घर पहुँची। घर पहुँचने के बाद में मैं जैसे ही बैग उतार करके मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने मेरी बेटी को बोला कि बेटा जाओ, पापा को ऊपर से बुला लाओ कि सामान लेकर जाना है, ऐसा बोला। जब मैंने मेरे पति को बोला कि सामान लेकर के ऊपर चलो, तो वो मुझे कहते हैं सामान मैं क्यों उठाऊँ, तेरा बाप उठाएगा। मुझे इस तरह से गालियाँ गलौज करने लगा और कहता है तू यहाँ पे आई क्यों है, तेरा यहाँ पे रखा है, तेरे बाप ने क्या कमा के रखा हुआ है और लेकर के आई है जो तू यहाँ पर आई है। पहले तो तू मुझे 3 लाख रुपए दे, जो तुम मुझे 3 लाख रुपए नहीं देगी मैं तुझे घर में घुसने नहीं दूंगा। मैंने कहा मेरे पास में 3 लाख रुपए नहीं है और ना मेरे पापा के पास में है, मैंने शादी की है, आप मेरे पति हो और ये मेरा घर है। इतने पे मेरे दादा ससुर बाहर निकलते हैं। मेरे दादा ससुर कहते हैं कि ये तेरा घर नहीं है, ये मेरा घर है और इसको निकाल किशन यहाँ से बाहर, इसको तू जैसे भी होता है बाहर निकाल। इस तरह से बोला। जब मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी तो मेरे पति ने मुझे बहुत मारा, बहुत ज़्यादा मारा। और मेरे दादा ससुर पीछे से कहते हैं इसको मार पीट के घर के बाहर निकाल, मैं मेरे घर में इसको घुसने नहीं दूंगा। तभी मेरे सास और ससुर जो किराए पे जाकर रह रहे हैं पिछले 4-6 महीने से,
मेरे सास और ससुर को बुलाया मेरे पति ने कहा कि दादा पापा को फ़ोन करो, पापा को बुलाओ। वहाँ से मेरे सास और ससुर आए, उन्होंने भी मुझे बहुत बुरी तरह से मारा पीटा। मेरी बेटी को ऊपर कमरे में बंद कर दिया, तो मैंने भाग करके, मैंने कहा फ़ोन भी नहीं है मेरे पास में, मेरा फ़ोन भी छीन लिया। अब मेरी बेटी भी ऊपर कमरे में बंद है तो मैं कैसे करूं, और अगर मैं भी ऊपर कमरे में चली जाऊंगी तो मुझे मदद नहीं मिलेगी। मैंने किसी तरह से कोशिश की वहां से उठकर भाग करके कि बाहर लोगों से मदद लेकर आऊं, किसी का फ़ोन लेकर के मैं पुलिस में कंप्लेंट करूं। पर वहाँ के लोगों ने मैं जैसे थोड़ा आगे निकली, मेरे पति ने मुझे वापस पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद में मैं वहाँ से लोगों से मैं भीख मांगती रही, कोई मुझे बचा लो, मेरी बेटी की जान खतरे में है, मेरी बेटी की जान खतरे में, कोई मुझे बचा लो, कोई पुलिस में कंप्लेंट कर दो। आप यहाँ पे आए कैसे फिर? तो सर वही तो बता रही हूँ। बोलो, शॉर्ट में बोलो आप। सर वहाँ पे मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरा पति मुझे घसीटता हुआ घर में लेकर के गया, बंद कर दिया। तकरीबन 9:30 बजे तक लोग वो मुझे मारता रहा, 7 बजे से लेकर, और उसके मम्मी पापा। फिर 9:30 बजे के आसपास मेरे पापा का कॉल आया मेरे नंबर पे। जब मेरे नंबर पे कॉल आया तो मेरे पापा ने बात की मेरे पति से। मेरे पापा ने बोला कि मेरी बेटी से बात कराओ। उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं कराऊंगा। इसके बाद में जब मुझे पता चला कि मेरे पापा का फ़ोन है, तो मैं पापा से गुहार लगाने लगी, पापा मुझे बचाओ, ये इंसान मुझे मार डालेगा, आप तो एकदम से नहीं आ सकते, आप पुलिस में कंप्लेन करो, 181 को कॉल करो, 100 नंबर को कॉल करो, यहाँ पे भेजो। फिर मेरे पापा ने दिल्ली से 181 की मदद से यहाँ पर पुलिस भेजी। वारदात पर पुलिस जब तक 11 बजे तक पुलिस नहीं आई, तब तक मेरा पति मुझे मारता ही रहा। ये बात पुलिस वालों ने भी अपनी आंखों से देखी। 181 वालों ने मुझसे कहा कि मैडम आप किसी ऐसी जगह छुप जाओ जहाँ पे वो आपको छू ना सके, पर घर की सारी कुंडियाँ तोड़ दी हुई थी कि मैं कहीं छुप ना सकूं। और जब तक पुलिस वहाँ पर आई मुझे मारती ही रही, और मारने के बाद में जब पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस ने फिर मुझे बचाया। पुलिस ने बचाया, उसको जेल में लेकर के गए, और मेरे जाने के पहले मेरे सास और ससुर पुलिस स्टेशन में पहले से ही बैठे हुए थे मेरे खिलाफ कंप्लेन करने के लिए। आपने कंप्लेन किया पुलिस को? मैंने पुलिस में कहाँ पर कंप्लेन किया था आपने? वडनगर पुलिस स्टेशन में मैंने कंप्लेन की है। मेरी FIR ऑनलाइन दर्ज हुई है। बराबर। और आज 4 तारीख हुई या 5 तारीख? हाँ, 5। आज 5 तारीख हुई। मैं परसों से यहाँ पर FIR मेरी पुलिस कंप्लेन हो गई है। पुलिस कंप्लेन यहाँ पर पुलिस आई आपके पास में कुछ जवाब लेने के लिए? यहाँ पर पुलिस अभी तक मेरे पास में नहीं आई है। वो मेरे मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतज़ार कर रही है, पर उसके पहले उन्होंने अभी तक मेरी कोई हाल खबर नहीं दी है। 181 वाली के बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी। जिस वक्त मुझे पुलिस वाले हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे, वहाँ पे 181 वाली जो मैडम थी, उन्होंने अपना समय बचाने के चक्कर में मुझे यहाँ पर आश्रम में ला के रख दिया, जबकि उनका काम था। कौन सा आश्रम? सखी वन स्टॉप सेंटर महसाना, सखी मंडल। सखी मंडल। मुझे हॉस्पिटल की पहले ज़रूरत थी, लेकिन वो वडनगर से यहाँ तक मुझे 1-1.5 घंटा जो कि लगता है। मुझे पहले वक्त सखी वन स्टॉप सेंटर में ला कर रखा। जब सखी वन स्टॉप सेंटर वालों ने देखा कि इस लड़की की तबीयत बहुत ख़राब है, तो वो मुझे डॉक्टर के पास लेकर आए। फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप यहाँ पर एडमिट हो जाओ, लेकिन मुझे पता था कि मेरे पति ने मुझे धमकी दी हुई थी कि पुलिस वाले मुझे 24 घंटे से ज़्यादा तो जेल में रख नहीं पाएंगे, मैं छूटने के बाद में तुझे वापस आ करके मारूंगा, इसलिए मैं एडमिट नहीं हुई, मुझे डॉक्टर ने बोला था। पर मुझे डर था। और उसके बाद में अब जब परसों मेरे मम्मी पापा आए हैं, तो मुझ में हिम्मत आई है कि अब मेरे मम्मी पापा हैं, तो अब वो मुझे हाथ नहीं लगा पाए। अभी आप किसको मिल के आए हो? मैं भी SP से मिल आया हूँ। मैं भी SP साहब से मिल के आया हूँ। SP साहब ने फुल मदद दिए हैं, और वो वार्डनगर पुलिस चौकी में फ़ोन किए, पूछे ये आरती को मारा, आप लोग क्या किए, उसके बारे में फाइल बनाकर इस लड़का को अरेस्ट करो, अरेस्ट करके भेजो। फिर मेरे SP साहब बोले आप जाइए। मैं बोला सर मेरा एक बार वीडियो देखिए बच्चे कैसे मारे हैं। उसने बोले हैं कि व्हाट्सअप कर दो, मेरा व्हाट्सअप पर भेज दो। मैं भेज दिया हूँ। अभी तक सर बिजी है, देखे नहीं है व्हाट्सअप।
ठीक। मेरा देख लिए। यानी अभी तक यहाँ पर कोई पुलिस आई नहीं है यहाँ पे आपका जवाब देने के लिए? नहीं, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आया। मैं पुलिस वाले को ही नंबर, जो बड़े अफसर हैं उनको लिखे थे दिल्ली से, वो नंबर मेरा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। नहीं पापा, नहीं बोलना अभी ये बात। तो फिर मैं साहब से बोला हूँ, अभी जब साहब के एसपी साहब के यहाँ थे तो साहब को फ़ोन लगाया, उनका कहा सर मेरा ब्लैक लिस्ट में है, ये मेरे नंबर नहीं गया, लेकिन उधर से फिर वो नंबर से किए हैं। तो मैं बोला हूँ साहब आप मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट से खोल दो। कहा नहीं मैं नहीं डाला हूँ, लेकिन यहाँ तो ब्लैक सर लिस्ट में डाला मेरा हुआ है। नंबर भी वहाँ थाने का जो मेरी बेचिया का इंचार्ज नंबर है भी वो डाल भी दिया। ब्लैक लिस्ट में है। लेकिन एसपी अगर साहब मुझे है, किसी वो से बोले मदद हैं, चाहिए, वो अफसर बोले हैं जो सर आप इधर आइए, मैं आपको मदद करूंगा, आप इधर आइए, वार्ड नगर आइए, बच्चे ठीक कर लो, बच्चे ठीक